हमारे पसंदीदा कार्टून्स के पीछे कुछ डार्क रियलिटीज हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ मालूमात हैं और कुछ साजिशें हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। याद है समुद्र के अंदर पाइनएप्पल का घर स्पॉन्ज बॉब? वो बिकिनी बॉटम नाम के एक शहर में रहता था। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था पैट्रिक। जेरी बहुत खुशकिस्मत महसूस करता है कि जिससे वो प्यार करता है वो भी उसी से प्यार करती है और किसी और से मुतासिर होकर नहीं जाती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस चूहिया से वो प्यार करता है वो भी किसी दूसरे चूहे के साथ चली जाती है, जेरी को अकेला छोड़कर। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रोहा भट्ट और आप सब लोग देख रहे हैं द टॉप 7। एक और इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। मैं ये शर्तिया तौर पर कह सकती हूँ कि आज की वीडियो खत्म होने के बाद आप सब लोग अपने पसंदीदा कार्टून शोज को शायद उस नजर से नहीं देख पाएंगे जैसे बचपन में देखते थे। हमारे पसंदीदा कार्टून्स के पीछे कुछ डार्क रियलिटीज हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ मालूमात हैं और कुछ साजिशें हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो जनाब, अगर आपको पता है कि शूलेस के आगे वाले हिस्से को क्या कहते हैं तो मतलब आपने फिनियस एंड फर्ब देखा है और आपको याद होगा कि शो में फिनियस और फर्ब जो स्टेप ब्रदर्स थे और उनकी एक बहन भी थी। ये दोनों भाई समर वेकेशन में कुछ ना कुछ बेहतरीन, सरप्राइजिंग और एडवेंचरस करते थे और जैसे ही इनकी बहन चाहती थी कि इनकी मम्मी इन्हें देखें कि ये क्या शरारतें कर रहे हैं, जादुई तौर पर वो गायब हो जाते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता था? जब वो हंगामा कर रहे हैं तो वो हमेशा उनकी मम्मी के आने के पहले ही क्यों गायब हो जाते थे? जिसने मुझे हैरान कर दिया था, वो इसलिए गायब हो जाते थे क्योंकि वो कभी हुए ही नहीं थे। ये नजरिया बयान करता है कि पूरा शो आप फिनियस और फर्ब के नहीं बल्कि कैंडस के नुक्ता नजर से देख रहे हैं। कहा जाता है कि कैंडस पूरी तरह से ज़हनी हालत में ठीक नहीं थी। उसके साथ एक बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ। उसका एक भाई तो था जो फिनियस नाम का था, पर अपनी शक्ल के चक्कर में फर्ब की अदम मौजूदगी की वजह से स्कूल में बहुत बुली हुआ और वो जिंदा ही नहीं बच सका और कैंडस इस हकीकत से कभी निकल ही नहीं पाई। उसका दूसरा भाई फर्ब था, लेकिन हकीकत में वो बात नहीं करता था और हो सकता है कि कभी चल फिर भी ना पाता हो। इसलिए शो में आप देखेंगे कि वो ज्यादा बोलता नहीं है और इसीलिए हकीकत को कबूल करने के लिए कैंडस ने अपनी एक अलग दुनिया बनाई जहां उसके दोनों भाई खुश रहते हैं, हर रोज नए एडवेंचर बजाते हैं और इसलिए उनकी माँ कभी भी उनके शरारतें नहीं देख सकती क्योंकि वो कभी वजूद ही नहीं रखते थे। दूसरा शो है जो एक वक्त पर बहुत मकबूल था, मगर हो सकता है कि आजकल के बच्चों ने उसको ना देखा हो क्योंकि वो एक नफ्सियाती तौर पर खौफनाक शो था। उसका नाम है करेज द कॉवर्डली डॉग। नाम से तो पता चल जाएगा कि एक कुत्ते के बारे में है जो थोड़ा बुज़दिल है। उस कार्टून में करेज अपने मालिक मोरेल और यूस्टस के साथ एक फार्म में रहता है। शो में ये बताया जाता है कि फार्म इन द मिडल ऑफ नोवेयर है, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर्स और भूतों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन इसके मालिकों को कभी पता ही नहीं चलता और करेज अपने आप इन सारी मुसीबतों से लड़कर जीत जाता है। लेकिन एक नजरिया है जो इस प्लॉट को मुकम्मल तौर पर उलट देती है। नजरिया ये कहती है कि वो जो भूत और डेविल इस शो में आते हैं वो हकीकत में भूत और डेविल नहीं होते, बल्कि वो इंसानों को कुत्ते के नजर से देखते हैं। लेकिन ये नजरिया यहाँ तक महदूद नहीं। नजरिया ये भी कहती है कि शो कुत्ते के नुक्ता नजर से बनाया गया है क्योंकि उसके जो मालिक है मोरेल और यूस्टस वो करेज को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते। वो एक नोवेयर फॉर्म में रहता है क्योंकि उसके मालिक उसे बाहर जाना ही नहीं देते। अब बात करते हैं अपने तीसरे शो की, यानी स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पेंट्स की। याद है समुद्र के अंदर पाइनएप्पल का घर स्पॉन्ज बॉब? वो बिकिनी बॉटम नाम के एक शहर में रहता था। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था पैट्रिक, जो एक स्टारफिश था। इस कहानी और थ्योरी के पीछे स्पॉन्ज बॉब जहां काम करता है वो बहुत अहम है। स्पॉन्ज बॉब एक शेफ था एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम था क्रिस्टी क्रॉप और उसके मालिक थे मिस्टर क्रॉप। मिस्टर क्रॉप बहुत ही लालची और पैसे के पुजारी थे। वो हर हाल में मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। एक और अहम किरदार पेंटागन था जो मिस्टर क्रॉप का दुश्मन था और वो अपनी पूरी जिंदगी में बस एक ही चीज चाहता था और वो थी क्रिस्टी क्रॉप के लॉकर का खुफिया फॉर्मूला। ये थ्योरी कहती है कि मिस्टर क्रॉप एक स्मगलिंग स्कीम में मुलव्विस था जहां वो समुद्र में रहने वाले दूसरे क्रॉबों को पकड़ता था और वही उसके खुफिया अज्जा थे। कार्टून्स की बात हो रही हो और लायन किंग की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
याद है स्कार, सिम्बा का चाचा, नहीं चाहता था कि सिम्बा आगे जाकर बादशाह बने। उसने हाइनास के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया जहां सिम्बा को मार दिया जाए। वो सिम्बा को तो किसी तरह बचा लेता है, लेकिन खुद को निकालने की बात पर वो मुफासा को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक स्कार ना सिर्फ अपने भाई को कत्ल करने का मुजरिम है, बल्कि और भी ज्यादा भयानक है। मुफासा के मरने के बाद उसकी लाश के साथ क्या हुआ वो हमें नहीं मालूम। थ्योरी कहती है कि शेर दूसरे शेरों को नहीं खाते, कोई दूसरा जानवर भी शेर को नहीं खाता। स्कार स्कल के साथ खेल रहा है, लेकिन आप ये देखो कि वो कहां से आया है। और अगर आपको पता है कि एक शेर का स्कल कैसा दिखता है, तो स्कार जिस स्कल से खेल रहा है वो भी वैसा ही है। पूरी कहानी में अभी तक सिर्फ एक ही शेर है जो मरा था। इसका क्या मतलब है? स्कार ने पहले अपने भाई को मारा, फिर उसे खा लिया और फिर उसकी खाल को अपने फतह का निशान बनाया। अगर आपके बचपन की पसंदीदा फिल्म लायन किंग है, तो वाकई स्कार ने हम सबको हैरान कर दिया है। अगला कार्टून जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है शिन चैन। शिन चैन एक बहुत ही मशहूर कार्टून है। शायद आपको पता नहीं कि ये शो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। शो को बंद कर दिया गया और सेंसर भी। इसकी मांग इतनी ज्यादा थी कि हुकूमत को इसे दोबारा नशर करना पड़ा। उसे बंद करने की वजह वालिदैन की शिकायतें थी कि शिन चैन को देख के इनके बच्चों का बर्ताव खराब हो रहा है। लेकिन शिन चैन जितना मजाहिया और तफरीही है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही दुखी है। शिन चैन एक हकीकी कहानी से मुतासिर है। नोहारा नाम का एक 5 साल का बच्चा, जिसकी कहानी पर शिन चैन की कहानी मबनी है। एक अफवाह ये थी कि एक बार शिन चैन और उसकी बहन हेमावारी अपनी माँ के साथ शॉपिंग मॉल जा रहे थे। रास्ते में हेमावारी का ध्यान हट जाता है और वो सड़क के बीच पहुंच जाती है। एक गाड़ी बहुत तेज उनकी तरफ आ रही होती है और अपनी बहन को बचाने के लिए शिन चैन बगैर कुछ सोचे भागता है, लेकिन बदकिस्मती से दोनों बच नहीं पाते और मर जाते हैं। इसके बाद मित्सी ने क्रेयॉन से शिन चैन और हेमावारी के कार्टून्स बनाए और उनकी जिंदगी की तस्वुराती कहानियां बनाई कि अगर वो जिंदा होते तो कैसे होते। ये कहानी एक जापानी एनिमेटर की सीरीज पर मबनी है जो 5 साल के बच्चे की जिंदगी पर है। नंबर 6 पर जो कार्टून है वो शिन चैन की तरह ही बहुत मशहूर है, टॉम एंड जेरी। ये कार्टून बहुत मशहूर है और सबका पसंदीदा, लेकिन बदकिस्मती से आज मैं इसके बारे में भी कुछ अफसोसनाक बातें बताऊंगी। टॉम एंड जेरी का एक हकीकी एपिसोड था जिसका नाम ब्लू कैट ब्लूज था। इस एपिसोड में टॉम को एक बिल्ली पसंद आ जाती है और वो उसे पाने के लिए जो कुछ भी कर सकता है करता है। वो उसके लिए फूल लाता है, परफ्यूम लाता है, अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके एक हीरे की अंगूठी लेता है, यहाँ तक कि वो अपनी गाड़ी भी बेच देता है ताकि इस बिल्ली के लिए गाड़ी खरीद सके। लेकिन जो कुछ भी टॉम करता है, हमेशा कोई और बिल्ली आकर उसे उस बिल्ली से दूर ले जाती है। टॉम जैसे जीने की ख्वाहिश ही छोड़ देता है। इस दौरान जेरी, जो टॉम का हरीफ है, देखता है कि टॉम रेल की पटरी पर बैठा है। जेरी बहुत खुशकिस्मत महसूस करता है कि जिससे वो प्यार करता है वो भी उसी से प्यार करती है और किसी और से मुतासिर होकर नहीं जाती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस चूहिया से वो प्यार करता है वो भी किसी दूसरे चूहे के साथ चली जाती है, जेरी को अकेला छोड़कर। जेरी भी उदास होकर टॉम को उस रेल की पटरी पर जाकर मिलता है। पिछली 6 कहानियां काफी जज्बाती और अफसोसनाक थी, इसलिए 7वीं कहानी में हम कुछ ऐसा करेंगे जो आपको अच्छा महसूस कराएगा। हम बात करने जा रहे हैं सबके पसंदीदा कार्टून के बारे में, जिसका नाम डोरेमोन है। उसकी सबसे अहम बात यह है कि डोरेमोन का जो आखिरी एपिसोड होना चाहिए था, उसके कुछ मनाजिर मुझे याद हैं। ये शुरू होता है मुस्तकबिल में नोबिता के पास, जो अब एक प्रोफेसर और जीनियस है। वो टीवी पर नजर आता है क्योंकि वो रोबोटिक्स में एक बहुत बड़ी अथॉरिटी बन चुका है। सुनियो, जियान और शिजुका उसे देखते हैं। शिजुका अब सदर बन चुकी है। सुनियो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और जियान शायद अभी भी बेकरी ही चलाता है। अचानक डोरेमोन की बात होती है और शिजुका बताती है कि नोबिता और डोरेमोन के दरमियान आखिर क्या हुआ जिससे नोबिता इतना बड़ा रोबोटिक साइंसदान बन गया। एक दिन नोबिता, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो से पीटकर अपने घर आता है, डोरेमोन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन जवाब नहीं देता। नोबिता परेशान हो जाता है और पता चलता है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। जब उसकी बैटरी को तब्दील किया जाएगा तो उसकी याददाश्त चली जाएगी, क्योंकि डोरेमोन एक पुराना रोबोट है और उसके कान भी नहीं थे। इन कानों के दरमियान जो मेमोरी सर्किट होता है, अगर बैटरी को तब्दील किया जाएगा तो वो मेमोरी चली जाती है।
डोरेमोन के वक्त में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो मेमोरी को महफूज रख सके। नोबिता के पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो डोरेमोन की बैटरी को तब्दील कर ले, लेकिन वो डोरेमोन जिससे वो इतना प्यार करता है कभी वापस ही नहीं आएगा, या वो इंतजार करे जब तक टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की याफ्ता ना हो जाए कि डोरेमोन की मेमोरी वापस लाई जा सके। नोबिता डोरेमोन को देखकर अपनी सारी मोहब्बत भरी यादें याद करता है। मंजर कट होता है और नोबिता इम्तिहानात में सबसे ऊपर आता है। वो बहुत होशियार बन चुका है, लेकिन नोबिता के लिए इम्तिहानात के नंबर अहम नहीं थे, उसके लिए इल्म और मालूमात अहम थी। लोग उसे दावत देते हैं लेकिन वो इनकार कर देता है। बुनियादी तौर पर नोबिता एक सिग्मा मेल बन चुका है जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने प्यारे दोस्त डोरेमोन को वापस लाना बगैर उसकी मेमोरी खोए। फिर मंजर फ्लैश फॉरवर्ड होता है जहां प्रोफेसर नोबिता अपने घर के तहखाने में डोरेमोन पर काम कर रहा होता है। अचानक वो चिल्लाता है कि शिजुका आई है। हाँ, उसकी शादी शिजुका से हो चुकी है। डोरेमोन वापस आता है और नोबिता से पूछता है कि क्या नोबिता ने अपना होमवर्क किया। नोबिता और शिजुका अपने बचपन में पहुंच चुके हैं और डोरेमोन को गले लगाते हैं। यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। ये थी हमारी टॉप 7 नजरियात मशहूर शोज के बारे में जो आपको शायद नहीं मालूम। मैं मजाक नहीं कर रही, ये नजरियात काफी जज्बाती हैं और हकीकत ये है कि इनमें से अक्सर नजरियात शायद फैंस ने ही बनाई हैं। अगर ये कहानियां हकीकत में सच हैं तो बच्चों के कार्टून्स में बहुत ज्यादा जज्बात होते हैं जो बच्चे अब याद रखेंगे। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है, और साथ ही पुरानी वीडियोस पर अपने तासुरात देना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।